नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, देखिए आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 2021 जो कि बीएड का प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न पत्र पहला है, जिसका नाम आपको पता होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था एवं विकास। आशा करता हूँ ये आप नाम सुने होंगे पहले से, और प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, मतलब फर्स्ट पेपर है, जो कि 3 घंटे का होता है, जिसका पूर्णांक कितना होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप दोस्तों। तो आज से मैं क्या करूंगा, आज से मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, उसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो 2 नंबर वाले भी कराऊंगा, 8 नंबर वाले भी कराऊंगा और 15 नंबर वाले भी कराऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। और अभी अभी तक अपने चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले खंड अ होता है। मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, 4 पेपर होते हैं सेमेस्टर। आप मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। 4 पेपर कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला पेपर होता है बाल्यावस्था एवं विकास, और दूसरा पेपर दोस्तों होता है, आपको मैं उस वीडियो में बनाया, और दूसरा वीडियो होता है समकालीन भारतीय एवं शिक्षा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और तीसरा पेपर क्या होता है, अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण, मतलब साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी, या सॉरी लर्निंग एंड टीचिंग। और चौथा पेपर क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन, मतलब अधिगम का मूल्यांकन का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो मैं शुरुआत सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन से करूंगा। 2 नंबर के क्वेश्चन को दोस्तों पेपर में 50 शब्दों में लिखते हैं। कितने लिखते हैं, 50 शब्दों में लिखते हैं। और 2 नंबर के 10-10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और पेपर में 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैं पेपर प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर भी आपको दे दिया हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें क्या दिया है, इस प्रश्न में सभी भागों को उत्तर दीजिए। इसमें सभी देते हैं, ठीक है, इसमें अथवा वगैरह नहीं रहता है। ठीक है, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है दोस्तों, 50 शब्दों में देना होता है। देखिए, बाल्यावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष जो होते हैं उनको बाल्यावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रारंभ करता है, इसीलिए इसको बाल्यावस्था कहते हैं। इसे इसीलिए शिक्षा शास्त्री, जितने भी शिक्षा शास्त्री, इसे प्रारंभिक आयु विद्यालय आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालय आयु कहते हैं, क्योंकि इसी समय शुरुआत में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है, मतलब इसमें बच्चों में बहुत ज्यादा स्फूर्ति, चुस्ती, बहुत ज्यादा एनर्जी भरी होती है, इसीलिए इसको स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। ब्लेयर ब्लेयर जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार कहा गया है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। मतलब ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार कहा गया है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से, मतलब शिक्षण के अनुसार इसको देखा जाए, तो जीवन चक्र में देखा जाए तो बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। इनके अनुसार ये कहा गया है, जो शिक्षक इस अवस्था को बालकों को शिक्षा देता है, उसे उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित कर सकती है, जो उनके व्यवहार को क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। ये ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के द्वारा किया गया। ये इस शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था का बहुत ही अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं, मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था इसी को माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन समाप्त। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। देखिए वैश्वीकरण, लगभग दोस्तों देखिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पूरा वीडियो डालूं, जिसमें लगभग हमको लग रहा है 70-80 क्वेश्चन होंगे, या 90 तक क्वेश्चन होंगे, 70 से प्लस ही क्वेश्चन होंगे। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, इसमें से आपको श्योर है कि फंसना ही, 10 के 10 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे। नहीं 10 तो कम से कम 8-9 तो पूरा 100% फंसेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा बनाऊंगा, और लंबा बना के इसको अपलोड करूंगा। ठीक है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। चैम्बर 20 सेंचुरी डिक्शनरी में इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ होता क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्वव्यापी बना देना। विश्वव्यापी बना देना मतलब वैश्विक बना देना, विश्व को बना देना। ठीक है, या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना, सभी विश्व, पूरे विश्व के सभी लोगों को क्या करना, प्रभावित करना, उनका ध्यान रखना,
लेचनर शिक्षा शास्त्री के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ होता है, वैश्वीकरण मतलब होता है एक परिवार, पूरे विश्व को एक प्रकार से परिवार मानना, ठीक है। वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन में विश्व स्तर पर संगठन अथवा चेतना का विकास करना, चेतना का विकास करना लेचनर के द्वारा बोला गया है। एनबी गोड़के ने डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, एनबी गोड़के ने डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया है कि वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए आर्थिक एकीकरण और राष्ट्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता की प्रक्रिया, यह केवल वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं लोगों की बढ़ती हुई गतिशीलता से ही नहीं वरन उस आर्थिक संगठन से भी जुड़ी हुई है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर देती है। ठीक है दोस्तों, पूरा वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व को एक प्रकार से संबंधों का विस्तार करना, विश्व को एक प्रकार से परिवार की तरह रखना, इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो इरिक्सन द्वारा बताई गई 8 अवस्थाओं को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इरिक्सन द्वारा बताई गई विकास की 8 अवस्थाएं। देखिए 8 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। इरिक्सन ने विकास की निम्नलिखित 8 अवस्थाएं बनाई, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार रिपीट किया हुआ है दोस्तों। पहला क्या है, जन्म से प्रथम वर्ष, जिसको अनास्था बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनास्था, जन्म से प्रथम मतलब 0 वर्ष से लेकर 1 वर्ष तक। उसके बाद दूसरी अवस्था क्या है, द्वितीय वर्ष। तीसरी अवस्था, थर्ड अवस्था क्या है, तृतीय अवस्था क्या है, 3 से 5 वर्ष, ठीक है। चौथी अवस्था क्या है, छठे वर्ष से यौना प्रारंभ मतलब यौवन यौवन की जीवन प्रारंभ हो जाता है। पांचवा अवस्था क्या है, किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक माना जाता है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था मतलब 19 से 35, मतलब इसमें सोचने संबंधी क्षमता ज्यादा हो जाती है। युवा एवं मध्य प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 19 से लेकर 35 वर्ष तक। युवा एवं मध्य प्रौढ़ावस्था को बोलते हैं 36 से लेकर 55 वर्ष तक। और अंतिम उनका जो है उत्तम प्रौढ़ावस्था जो है कि 55 प्लस वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, एक विशिष्ट जीवन के ढंग को पहचानने के लिए किया जाता है। विशिष्ट प्रकार एक मतलब अच्छे जीवन को पहचानने के लिए किया जाता है। यह विशिष्ट ढंग नगर निगम को संबंधित होता है, नगर निगम से संबंधित होता है। नगरीकरण में एक गतिशील प्रक्रिया है, नगरीकरण एक कैसी प्रक्रिया, गतिशील है। जैसे गांव का नगरीकरण होता है, जो ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के जीवन में सदैव प्रलक्षित होते हैं। जैसे कि बर्गल बर्गल के अनुसार कहा गया, जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित, जैसे मैंने अभी कहा ना कि ग्रामीण क्षेत्र किस में हो जाते हैं, नगर में हो जाते हैं, मतलब शहरी में बदल जाते हैं, उसे नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, नगरीकरण व्यक्ति की विचारधारा, आपसी बर्ताव तथा कार्य करने की मनोवृत्ति को परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ठीक है, उनके विचारधारा, उनके आपसी बर्ताव, उनके विशेषीकरण, उनके कार्य करने के तरीके, उसको बदलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, नगरीकरण कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन की गति में तीव्रता आती है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि नगरीकरण व्यक्तियों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण तथा सामाजिक मान्यताओं में मौलिक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। अतः नगरीकरण का अर्थ है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में अंतर लाना, मतलब अलग अलग जीवन के पहलुओं में क्या लाना, अंतर लाना। ठीक दोस्तों, प्रो गोल्ड, इससे पहले बर्गल बता रहे थे, प्रो गोल्ड क्या बताते हैं, प्रो गोल्ड और कोल्ब के अनुसार नगरीकरण से अभिप्राय है कि नगरीय व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो, ग्रामीण जो समुदाय है उसका क्या होता है, प्रसार होता है, वो फैलते हैं। नगरीकरण का संबंध किसी व्यक्ति या समूह से नहीं होता है, वरना यह संपूर्ण ढांचे को परिवर्तित करता है, यह समाज की नई व्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, जैसे गांव का शहर में बदल जाता है तो पूरी तरीके से पूरा का पूरा गांव ही नगरीकरण में हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये नई व्यवस्था को जन्म देता है। कैसी नई व्यवस्था को ये जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, आपका आजकल आप लोग देख रहे हो गांव पूरी तरीके से शहर की तरफ बदलता चला जा रहा है, इसलिए इसको नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, अगला क्वेश्चन है जिसको हम लोग 5वां क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, विकास की चारों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। विकास की 4 अवस्थाएं निम्नवत हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 14 दिन को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु भी कहते हैं, मतलब जन्म से लेकर 14 दिनों तक बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, नवजात शिशु बोलते हैं, इसको शैशवावस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था, हालांकि अभी बताया बाल्यावस्था क्या होता है, इसकी अवधि 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। बाल्यावस्था को वास्तव में मानव जीवन का यह स्वर्णिम जीवन माना जाता है, मानव जीवन का क्या माना जाता है, स्वर्णिम जीवन माना है। इसी समय बालक जो है अपना प्राइमरी स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। ठीक है, जिसमें उसका सर्वांगीण
विकास होता है। बाल्यावस्था में सर्वांगीण विकास होता है। बहुत ही इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत ही स्फूर्ति चुस्ती होती है और इस जीवन को अनोखा काल भी कहा जाता है। इस जीवन को क्या कहा जाता है? अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था इस अवधि को 13 से 18 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या हो जाता है? संघर्ष होता है और तूफान, बहुत ही तेजी तूफान वाला अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, और पूर्वावस्था में किसको मानी जाती है? 21 से लेकर 40 वर्ष तक इसको मानी गई है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि 5 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। छठवां क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय दर्शन में अहम की संकल्पना क्या है? इरिक्सन ने अहम को विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, हालांकि इरिक्सन के 8 आप जान सकते हैं, 8 जो है कि कंडीशन थी, 8 उन्होंने बताए थे। इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी। उनको इन्होंने क्या बताया कि इरिक्सन ने अहम को विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताई और यह मानते हैं, इरिक्सन नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं कि समझ आ जाने पर व्यक्ति वास्तविकताओं को परख करके जीवन को संतुलित बना सकता है। किसी भी चीज का अगर उसको अंदर समझ आ जाती है तो उसको क्या कर सकता है? उस परख को उसको संतुलित बना सकता है। इसके अनुसार बालक को सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है और उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। माता पिता से अलावा ही समाज अलावा मतलब माता पिता तो परिवार में रहते ही रहते हैं, उसके अलावा अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है, जिससे उसके व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसीलिए अहम बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। ये छठवां हो गया, अभी 7वां हो गया। देखिए 7वां क्या कहता है? यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है? यौन शिक्षा की आवश्यकता किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। ठीक है, यौन किशोरावस्था जैसे कि मैंने बताया कब से कब तक होता है? 13 से लेके 18 वर्ष तक होता है। 13 से लेके 18 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था को देखिए फास्ट जिसको बोलते हैं तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तूफान अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। बाल्यावस्था में समलिंगी प्रेम भावना, किशोरावस्था में विषमलिंगी प्रेम बदल जाता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों के संपर्क के संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं और लड़कियां लड़कों से बोलने, साथ साथ घूमने और संपर्क स्थापित करने की इच्छा रखती हैं और ये दोनों तरफ से होता है, मतलब लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से होती है। ये यौन शिक्षा का आवश्यकता किस अवस्था में होती है? यौन शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। कब देना चाहिए? जब बालक जो है किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। क्या होता है? किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के सामाजिक विकास की घर की भूमिका क्या होती है? बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसमें घर की भूमिका कुछ होती है, क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। बालक के सामाजिक विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता के व्यक्तित्व का बालक के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता का जो व्यक्तित्व होता है उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैसे माता पिता जैसे होंगे उस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक के असभ्य व्यवहार को उचित दिशा प्रदान की जाती है। घर में समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक मूल्यों के अनुसार आचरण करने से प्रेरित किया जाता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक के असभ्य व्यवहार को उचित दिशा प्रदान, जैसे भी कोई बालक अगर असभ्य व्यवहार करता है तो उसके माता पिता के द्वारा उसको क्या की जाती है? एक अच्छे आचरण के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि का अर्थ बताइए। हर्लाक के अनुसार गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। जो भी गर्भधारण करता है उसमें गर्भस्थ जो शिशु होता है उसकी वृद्धि होने लगती है। यह वृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार या संरचना में होती है, मतलब उसका आकार बदलने लगता है, हाथ पैर उसमें आने लगते हैं। यह वृद्धि परिपक्वता तक चलती रहती है। वृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती बल्कि उसके आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। उसके आंतरिक अंग में होते हैं और मस्तिष्क भी उसका बढ़ता रहता है। मस्तिष्क में जैसे वृद्धि हो जाती है बालक सीखने, स्मरण और तर्क करने की आदि क्षमता अधिक आ जाती है। ठीक है, ये उसको वृद्धि का अर्थ होता है। ये वृद्धि के क्या होते हैं? अर्थ होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जे तक पहुंच गए हैं। नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन कीजिए। नैतिक विकास का मतलब होता क्या है दोस्तों? आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए नैतिक विकास क्या होता है। नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन कीजिए। जन्म से समय बालक में नैतिकता संबंधी भावना
अविकसित रूप में होती है। मतलब जन्म जब लेता है बालक तो उसके अंदर नैतिकता बहुत ही कम होती है, अविकसित होती है, विकसित नहीं हुई रहती है। ठीक है, 3 वर्ष के आयु में बालक दूसरों के अधिकारों को मान्यता देने लगता है। जो भी उसके दूसरों लोगों की बातों की क्या लेने लगता है, वो मान्यता देने लगता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु बालक के व्यवहार अब तक प्रौढ़ व्यक्तियों की निंदा और प्रशंसा पर निर्भर करने लगता है। कौन व्यक्ति निंदा करना है, कौन उसकी प्रशंसा करना, उस पर निर्भर करने लगता है। 6 से 9 वर्ष के बालक न्याय व दया भाव की गहरी आस्था रखने लगता है। बालक के चरित्र में सामाजिकता का विकास धीरे धीरे होने लगता है। 6 से 9 वर्ष में सामाजिकता का विकास होने लगता है उसके अंदर। 7 से 8 वर्ष में बालक अच्छाई बुराई का भेद करना जान जाता है। 9 से 12 वर्ष की आयु में बालक में नैतिकता संबंधी विचारों का विकास हो जाता है, जो कि किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था में भी स्थिर रहता है। जो कि किशोरावस्था मतलब 13 से लेकर 18 वर्ष तक रहता है, वो भी जो है इसमें स्थिर रहने लगता है। ठीक है दोस्तों, नैतिकता संबंधी विचार इसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता, अध्यापक की कोई दो भूमिका बताइए। शैक्षिक अवसर मतलब शिक्षा का देने का अवसर में समानता में अध्यापक की कोई 2 भूमिका बतानी है। पहली भूमिका क्या है कि अध्यापक को कक्षा में उपस्थित बच्चों से लिंग भेद, जाति भेद की अनदेखी करते हुए सबको समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये भूमिका बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप लिंग जाति भेद के साथ अनदेखी करें या कुछ ऐसा किसी जातिवादी या किसी लिंग भेदभाव करें। ठीक है दोस्तों, अध्यापक दूसरा क्या करता है, अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को उनकी शारीरिक व मानसिक दुर्बलता एवं सामर्थ्य को ध्यान रखते बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसके सभी ज्ञान अर्जन का समान अवसर प्राप्त हो तथा बालक किसी कुंठा का शिकार ना हो। हाँ दोस्तों, कोई मोटा है कोई पतला है, उसके शारीरिक और मानसिक दुर्बलता का छोड़कर किनारे करके उसको एक प्रकार का ज्ञान सभी को देना चाहिए, ताकि उसके अंदर कुंठा का शिकार ना हो। क्योंकि वो अगर ऐसा करता है, किसी एक विशेष बालक को अध्यापक अगर देता है तो उसके अंदर जो दूसरा बालक होगा, किसी एक बालक के अगर तरफ ध्यान ज्यादा कोई टीचर अध्यापक देता है तो दूसरे बालक के अंदर उसके प्रति क्या आने लगती है, कुंठा होने लगती है। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए जेके यल क्वेश्चन देखिए। अच्छे पड़ोस के संबंध में 4 बिंदुओं को लिखिए। अच्छे पड़ोस के क्या क्या खासियत होती है, देखिए क्या क्या करना चाहिए। अच्छे पड़ोस बालों को बुरी संगत से बचाता है। जो कि अच्छे पड़ोसी होते हैं वो बालों को बुरी संगतों से बचाता है। यह बच्चों के अच्छे संस्कार सिखाने का साधन भी बनता है। बाहरी संकट से बच्चों की रक्षा करता है और अच्छे अच्छे ज्ञान देता है। यह बच्चों को आत्मसंयम, आत्मरक्षा में भी विकास में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक कर दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अच्छे नागरिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छे नागरिक के विषय में कुछ बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। एक अच्छे नागरिक क्या क्या बिंदु होते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, एक अच्छे नागरिक को राज्य द्वारा निर्मित नियम, जिनका उद्देश्य राज्य में व्यवस्था और शांति बनाए रखना है, उनका पालन करना चाहिए। मतलब राज्य में जो भी कानून के द्वारा बनाया गया नियम, उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अच्छे नागरिक एक बिंदु होते हैं, अच्छे बिंदु होते हैं। ठीक है, देश प्रेम की भावना आदर्श नागरिकता का प्रमुख गुण है। नागरिकों को राज्य द्वारा लगाए गए करों को यथा समय भुगतान करना चाहिए। सरकारी भवन, बसें, रेल, हवाई जहाज आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद अपने कार्य, व्यवहार एवं वचनों से राष्ट्र की मर्यादा एवं गौरव को बढ़ाना एवं कायम रखना चाहिए। ठीक है, ये जो है 5 पॉइंट इसके है कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, विकास के 3 सिद्धांत क्या हैं, विकास के 3 प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से, पियाजे के सिद्धांत, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। ये 3 प्रकार के सिद्धांत है। ठीक है, विकास। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत, फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालक के विकास को संभावित करने वाले 3 कारक क्या क्या हैं। ठीक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक इस प्रकार हैं, बुद्धि या मानसिक योग्यता, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, और वंशानुक्रम, वंश के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथियां और बुद्धि योग और मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, संवेगात्मक विकास की 3 विशेषताएं क्या क्या होती हैं। संवेग में ध्यान दीजिएगा, बालकों में संवेगों का समय बहुत कम होता है। बालकों के संवेग बहुत उग्र होते हैं। संवेग मतलब तुरंत जो एक्शन लेना होता है उसको बोलते हैं। बालकों के संवेग बहुत ही शीघ्र परिवर्तन होता रहता है। ये 3 विशेषताएं होती हैं। बहुत कम समय में होता है।
और बहुत ही उग्र तेजी से होता है और बहुत ही जल्दी परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, भाषा की विकास को प्रभावित करने वाले दो तत्व कौन कौन से हैं? शारीरिक रचना, कुछ बालकों की जन्म से शारीरिक रचना ऐसी होती है कि वो जल्दी बड़बड़ाने लगते हैं, मतलब बड़बड़ाने मतलब बोलने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, शब्द बनाने लगते हैं तथा वाक्य की रचना करने लगते हैं। ठीक है, ये है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले दो तत्व कौन? एक शारीरिक शारीरिक रचना और शारीरिक स्वास्थ्य। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उनकी भाषा विकास तीव्र गति से होता है। जिन बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो बच्चा बीमार जल्दी नहीं पड़ता है, उसके भाषा का विकास बहुत ही तेजी गति से होता है। सामाजिक विकास की 5 कसौटियां कौन कौन सी हैं वो आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है। मिचेल मिचेल जो कि एक सामाजिक थे, उन्होंने क्या किया, सामाजिक विकास के 6 मापदंड बनाए। मिचेल ने बनाया, क्या बनाया? पहला मापदंड अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर रूपांतरण। अशिक्षा मतलब होता है शिक्षा जिसके पास में, उसको पूरी तरीके से शिक्षा की तरफ रूपांतरण करिए। एक तंत्र से प्रजातंत्र तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ओर परिवर्तन करिए। कानून के समक्ष सभी की समानता में वृद्धि करिए। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि करिए। धन के केंद्रीकरण से उचित और न्यायपूर्ण वितरण की ओर परिवर्तन करिए। स्त्रियों की स्थिति में दासी के स्थान पर साथी के रूप में, देखिए स्त्री को जो दासी के स्थान पर क्या बनाया जाए? साथी का रूप में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, विद्यालय में संघर्ष करने के 2 कारण बताइए। विद्यालय में संघर्ष के 2 कारण क्या क्या हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, विद्यालय में बच्चों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता है। विद्यालय में बच्चों के अनेक समूह होते हैं जो निरंतर में प्रभावी बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, विद्यालय में ऐसी घटना, ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ बच्चे जो अपना गुट बना लेते हैं और वो अपने को लेकर वर्चस्व को कायम करने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। आप ये आज के जमाने में देख सकते हैं। विद्यालय में अच्छे और बुरे बच्चों के बीच संघर्ष होता है। अच्छे और बुरे बच्चों के बीच क्या होता है? संघर्ष होता रहता है। और कक्षा में स्थान विशेष पर घर पर बैठने के लिए भी मतलब अलग एक विशेष स्थान में बैठने के लिए भी लोग क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। शांति व्यवस्था के 5 बाधक तत्वों के नाम बताइए। पहला देखिए, समाज में व्याप्त अराजकता। भग्न या टूटे परिवार की शांति व्यवस्था में बाधा पहुंचाते हैं। देखिए, शांति व्यवस्था जो होती है उसके 5 बाधक तत्व। ठीक है, जिन परिवारों को सतत अपराधी होते हैं उनके घर में भी अशांति रहती है। ठीक है, मतलब उनके बच्चे अपराधी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। बालक बुरे साथियों की संगति में बिगड़ जाते हैं। गंदी वस्तुओं में बालक का पालन पोषण भी नैतिक पतन की प्रवृत्ति बढ़ती है, शांति व्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, शांति व्यवस्था को जो 5 बाधक तत्व यही है। ठीक है, समाज में वृद्धि और विकास का क्या आशय है? तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वृद्धि और विकास का क्या आशय है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि और विकास का अत्यंत महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के विभिन्न पक्षों व विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली वृद्धि, विकास की प्रक्रिया के स्वरूप और बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तन को ज्ञान कराता है, जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास के लिए प्रशिक्षण, अनुदेशन और निरंतर आभास का सुनियोजन किया जा सकता है। अभिवृद्धि से आशा है कि आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति की एक अवस्था में दूसरी अवस्था का पर्दापण करना। इस तरह से अभिवृद्धि का स्वरूप परिणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणात्मक रहता है। विकास में क्या होता है? गुण के चेंज होते हैं और इसमें क्या होता है? परिमाण की चेंजिंग होती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति का क्या बोलता है? वजन बढ़ता है, विस्तार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। किसमें? वृद्धि में। विकास में क्या होता है? इसमें गुणात्मक गुणों की वृद्धि होती है। ठीक है, आगे आ जाइए। विकास एवं वृद्धि के 4 अंतर बताइए। देखिए, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो ये आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, विकास एवं वृद्धि के 4 अंतर बताइए, या अथवा में करके क्या आएगा? वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो विकास और अभिवृद्धि या वृद्धि कह लीजिए। विकास जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार होने वाली प्रक्रिया है। विकास आप कभी भी कर सकते हैं, 60 साल, 65 साल, 80 साल तक करते चलते हैं। लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं रहती है, एक निश्चित आयु के पश्चात ये रुक जाती है। निश्चित आयु के बाद ये वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, विकास कभी भी नहीं रुकता, यह परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास पथ पर अग्रसर रहता है। परिपक्व अवस्था होते ही अभिवृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। जब किसी आप परिपक्व कंडीशन में आ जाते हैं तो वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाइए। विकास वातावरण से संबंधित होता है। विकास जैसे अच्छे वातावरण में अगर आप रहेंगे तो विकास अच्छा होगा। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। ठीक है,
यह मात्रात्मक विकास यह मात्रात्मक पहलू का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये मात्रा के ऊपर नहीं है, ये जो है क्या करता है, ये गुण की तरफ, गुणवत्ता की तरफ ये परिवर्तन करता है। और ये क्या है, ये मात्रात्मक पहलू होता है। ठीक है, इसमें मात्रा बढ़ती है या कह सकते हैं कि आकार, वजन, जटिलता, ये सब चीजों का विस्तार होता है। ठीक है, अभिवृद्धि के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। अभिवृद्धि की परिभाषा क्या होती है? अभिवृद्धि का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, आगे आ जाइए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडिथ एक साइंटिस्ट थे या मतलब ठीक है, के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि में करते हैं और विकास का विभेदीकरण में अर्थ में है। ठीक है, इसका मतलब यह है, फ्रैंक के अनुसार, फ्रैंक क्या है, अभिवृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, भार में वृद्धि, जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण प्रति परिवर्तनों में होता है। ठीक है, प्राणी में जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, लेकिन अगर उसके लंबाई में और भार में वृद्धि होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। ये फ्रैंक के अनुसार, ये किसके अनुसार, ये फ्रैंक के अनुसार। विकास की परिभाषा दीजिए, विकास का अर्थ बताइए। देखिए डीएन श्रीवास्तव जी ने क्या कहा था, डीएन श्रीवास्तव ने के अनुसार विकास का आशय किसी जीवधारी में प्रगतिपूर्ण परिपक्वात्मक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला से है, जो अनेक संरचनाओं और प्रकारों एवं समन्वय से के फलस्वरूप बनती है। एंडरसन ने क्या कहा था, एंडरसन के अनुसार क्या है, विकास का अर्थ मात्र किसी जाति की ऊंचाई की योग्यता में कुछ वृद्धि से नहीं है, किसी जाति, कोई व्यक्ति की ऊंचाई की वृद्धि से नहीं है। इसके स्थान पर विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये अनेक संरचनाओं के प्रकारों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। लाबारबा के अनुसार विकास का अर्थ क्या है, लाबारबा ने क्या बोला था, विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तन या परिवर्तन से है, जो जीवधारी जीवन के साथ समय के साथ साथ घटित होते रहते हैं। देखिए इन सभी लोगों का कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि विकास का मतलब होता है मानसिक वृद्धि, मतलब वातावरण के अनुसार जो जो चीजें सीखते हैं। ठीक है, विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल आपको पड़ेगा, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और मेरी बातें सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। विकास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, ये प्रगतिपूर्ण है, हम बता भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया था कि हमेशा क्या है, प्रगतिपूर्ण है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक नई विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती हैं, अनेक विशेषताएं और क्षमताएं भी उत्पन्न होती रहती हैं समय के साथ साथ। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, परिवर्तन की निरंतरता पाई जाती है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। यह परिवर्तन अविराम गति चलता है, मतलब इसमें कोई विराम नहीं लगता है जब तक व्यक्ति जिंदा है। विकास किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता, इसमें विकास में कोई सामान्य कभी हमेशा सामान्य नहीं रहता है। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं, यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग ना होकर जुड़े हुए होते हैं, अलग ना होकर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रारंभिक विकास का महत्व क्या है, प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सत्यापन फ्रायड ने अपने प्रारंभिक अध्ययनों में किया। इस प्रकार जो बच्चे शैशव अवस्था या बाल्यावस्था में कुसमयोजित होते हैं, उनका समायोजन आगे चलकर दुर्बल ही रहता है। प्रारंभिक विकास का महत्व क्या है, मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सत्यापन फ्रायड ने अपने प्रारंभिक अध्ययनों में किया। इस प्रकार जो बच्चे शैशवावस्था या और बाल्यावस्था में कुसमयोजित होते हैं, उनका समायोजन आगे चलकर दुर्बल हो जाता है। जो ये शैशवावस्था और बाल्यावस्था, शैशवावस्था मतलब जन्म से लेकर 14 दिनों तक और बाल्यावस्था मतलब समझ रहेंगे कि 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष तक अगर वो कुछ समझे तो वो आगे चलकर क्या रहता है, दुर्बल रहता तथा प्रारंभिक विकास अवस्थाओं में जो बालक समस्यात्मक बालक होते हैं, आगे चल के ऐसे बालक भाषा दोषों अथवा शैक्षिक उपलब्धि आदि में कठिनाई अनुभव करते हैं। ठीक है, विकास
प्रारंभिक विकास का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है, ताकि आगे चलकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विकास प्रतिमानों का महत्व, विकास के क्या क्या पक्ष हैं देख लेते हैं। बालक किन किन आयु स्तरों पर किन व्यवहारों को विकास प्रारंभ होता है। एक बालक एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिमान का विकास किस सीमा तक होगा। जब भिन्न भिन्न विकास प्रतिमानों के आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो अन्य बालकों के विकास प्रतिमानों को मानने में यह मानकों के रूप में उपयोगी होते हैं। जब माता पिता के शिक्षकों को बालकों के सामान्य विकास प्रतिमानों का ज्ञान पलने से होता है तो विकास के प्रारंभ होने तक यह बालक के व्यवहार, रुचि आदि के विकास के प्रारंभ होने तक पहले से ही तैयार कर सकते हैं, प्रारंभ होने से तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हरलाख द्वारा विकास की अवस्थाएं, हरलाख ने कुछ विकास की अवस्थाएं बता दी, लगभग 8 से लेकर 10 तक। कौन कौन सी अवस्थाएं देखिए। गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन उनकी अनुमानित स्तर क्या है, अनुमानित आयु स्तर क्या है, गर्भधारण से जन्म तक 9 माह। ठीक। शैशवावस्था क्या होता है, जन्म से 14 दिन तक। बचपना अवस्था क्या होता है, 14 दिन से 2 वर्ष तक। पूर्ण बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 16 वर्ष तक। मतलब आप कह सकते हैं कि 14 दिन के बाद से 16 वर्ष तक क्या होता है, बाल्यावस्था रहता है। वय संधि या पूर्व किशोरावस्था 11 से लेकर 17 तक। किशोरावस्था 17 से लेकर 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, 21 से लेकर 40 वर्ष तक। मध्यावस्था किसे बोलते हैं, 40 से लेकर 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था किससे बोल सकते हैं, 60 वर्ष से लेकर जीवन अंत तक। ठीक है दोस्तों, ये हरलाख के द्वारा दिया गया था, हरलाख के अनुसार ये चीजें विकास की अवस्थाएं दी गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखिए। क्या गर्भकालीन अवस्था क्या होता है। गर्भकालीन आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। गर्भकालीन से जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। मतलब जब से पेट में बच्चा आता है और जब तक कि वो पैदा नहीं हो जाता है तब तक इसको क्या कहा जाता है, गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा विकास की गति तेज होती है, तीव्र होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। गर्भकालीन अवस्था में बीजावस्था गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था है, और जबकि भ्रूण अवस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में जीव भ्रूण कहलाता है, मतलब 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक भ्रूण कहलाता है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक की अवस्था है, इसको गर्भस्थ शिशु कहते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु कहते हैं। जब वो 8वें अवस्था से आगे की तरफ चलता है और जन्म तक को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु बोलते हैं। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों को विकास की इस अवस्था में होता है। जो भ्रूणावस्था होता है 8 सप्ताह तक, उसके बाद उनके अंगों का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए, शैशवावस्था कब से होता है, जन्म से लेके 14 दिन तक। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जन्म से लेके 14 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवजात शिशु भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु को पूरी तरह से नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूरी तरीके से भिन्न होता है। जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसका जो वातावरण रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका वातावरण बहुत ही अलग होता है। इसीलिए इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार की क्रिया जैसे चूसना, निगलना, श्वसन करना, उत्सर्जन इत्यादि करने पड़ते हैं। जैसे समझ रहे होंगे आप लोग, इस अवस्था का प्रमुख कार्य बालक द्वारा विभिन्न नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वातावरण थोड़ा सा उसके लिए बहुत ही नवीन होता है, और उसी नवीन वातावरण में मतलब जन्म से लेकर 14 दिन तक वो चूसना, निगलना, श्वसन करना और उत्सर्जन का, मतलब टॉयलेट करना, लैट्रिन करना, ये सब चीज़ों को क्या करता है, सीखना। सांस लेना, निगलना, ये सब चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। इससे पहला अवस्था क्या था, गर्भकालीन अवस्था था। ठीक है दोस्तों। बचपना अवस्था किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है। यह अवस्था 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक होता है। 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक होता है। ठीक है। 2 सप्ताह बीत गया, मतलब लगभग 14 दिन हो गए तो 2 सप्ताह बीत गया। उसके बाद जो है कि 2 सप्ताह के बाद से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को बचपना अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में प्रारंभ बालक पूरी तरीके से असहाय होता है। कैसा होता है, असहाय होता है। ना वो चल पाता है, ना वो उठ पाता है, ना कुछ कर पाता है। ठीक है। अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है। परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में विकास की गति बहुत ही तेज होती है। विकास के साथ साथ उसका अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता है। वह
धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जाता है। फलस्वरूप वो स्वयं खाना खाने, खेलने, चलने, हंसने, बोलने जैसा व्यवहार सीख जाता है। प्रमुख संवेग इसी अवस्था में उदित हो जाते हैं। उस उनमें संवेगों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में बालों को परालक्षिता की कमी आना प्रारंभ हो जाती है। साथ ही साथ वह अपनी स्मृति क्षमता का प्रदर्शन भी करने लगता है। उसको स्मृति क्षमता भी आने लगती है, मतलब याद करने वाली क्षमता भी उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। दोस्तों अभी तक हम लोग इस वीडियो में 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग ये 32वां क्वेश्चन है 2 नंबर वाला। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। बाल्यावस्था कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता, किसी चीज को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होने लगती है, वास्तविक जगत से संबंध होने लगता है, वास्तविक जगत मतलब अपने वातावरण से उसका संबंध स्थापित हो जाता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लगता है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास होने लगता है, संवेगों की दमन और प्रदर्शन भी होने लगता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होने लगती है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति हो जाती है, कभी कभी ऐसी फालतू घूमने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता हो जाती है, काम करने की, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता हो जाती है, सामूहिक खेलों में रुचि हो जाती है, और रुचि में क्या होता है? परिवर्तन भी आने लगता है। कुछ ये बाल्यावस्था की चीजें हैं जो कि इसमें कुछ विशेषताएं उत्पन्न होने लगती है बाल्यावस्था के एज में, मतलब बाल्यावस्था की उम्र में, बाल्यावस्था वर्ष में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 32 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है? शिक्षक, माता पिता, समाज द्वारा बालक के शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या क्या स्वरूप होना चाहिए, उसकी बातें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। भाषा के ज्ञान पे बल, भाषा पे विशेष ध्यान देना चाहिए बच्चे के। उपरयुक्त विषयों का चुनाव और रोचक विषय सामग्री उसको बनाना चाहिए। पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चे को। जिज्ञासा की संतुष्टि, कोई चीज अगर वो जानना चाहता है तो उसको उस चीज को बता के संतुष्टि करना चाहिए। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि करना चाहिए, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, पर्यटन और स्काउटिंग के मतलब पर्यटन कुछ घूमने जगह की व्यवस्था करनी चाहिए, संचय प्रवृत्ति में प्रोत्साहन करना चाहिए, संचय प्रवृत्ति में क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आ जाते हैं लगभग 34वां क्वेश्चन पे। वय संधि या पूर्व किशोरावस्था किसे कहते हैं? वय संधि, देखिए वय संधि अभी हमने बात हुई है। वय संधि, वय संधि या पूर्व किशोरावस्था, इस अवस्था का कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था में, कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है, इसीलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है। और लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, लड़कों में 12 से 17 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होने लगता है। शारीरिक और मानसिक विकास गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक प्राय अपने सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देता है। उनके जीवन में अशिष्टता, कौतूहल, नकारात्मक प्रवृत्ति की बढ़ जाती है। इस आयु में बालक भावात्मक, ज्ञानात्मक प्रयत्न भी तेजी से आरंभ होता है। बच्चे इस अवस्था में स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी कब से लेके 11 से लेकर 17 वर्ष तक इसको माना गया है, जिसको हम लोग वय संधि कहते हैं या कह सकते हैं किशोरावस्था। और इसमें क्या होता है? यौन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक में उनके क्या आता है? चेंजिंग होने लगता है, नियंत्रण खो देते हैं और स्वयं के बारे में सोचना ज्यादा से ज्यादा प्रारंभ करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? किशोरा को समझाइए, किशोरावस्था को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 35वां है दोस्तों। बाल जीवन की अंतिम व्यवस्था होती है, बाल जो जीवन होती है अंतिम अवस्था होती है, यह 14-15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक होती है। लगभग 17 वर्ष तक अवस्था में पूर्ण किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था को अंतर किशोरावस्था कहते हैं या उत्तर किशोरावस्था भी कहते हैं। कुछ लोग इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण आयु कहते हैं। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किशोर को स्वयं भी पहचान बनाना होता है। इस अवस्था में विपरीत सेक्स के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है तथा सामाजिकता और कामुकता इस अवस्था में दोनों मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें संबंधित अनेक परिवर्तन बालक बालिकाओं में इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में कल्पनाओं का बाहुल्य,
स्वच्छंदता का बाहुल्य, समस्याओं का बाहुल्य, संवेगात्मक अस्थिरता का तथा बढ़े हुए आंतरिक परिवर्तन जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात तो समझ में आ गई। 14 से लेकर के आपको 21 वर्ष तक ये होता है किशोरावस्था। ठीक है, ठीक है, उससे पहले पूर्ण किशोरावस्था होता है जो कि 17 वर्ष तक होता है। अगला देखिए, विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तन के प्रकार। विकास में होने वाले परिवर्तन के प्रमुख प्रकार है। विकास की अवधि में आकार संबंधी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के आकार परिवर्तन को शारीरिक परिवर्तन कहते हैं और दूसरे प्रकार के आकार संबंधी परिवर्तन को मानसिक क्रियाओं का कहते हैं। ठीक है, विकास दो प्रकार के होते हैं, यही दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक होता है। विकास की अवधि में शारीरिक अंगों का अनुपात में भी परिवर्तन होते हैं। यदि बालक की तुलना वयस्क व्यक्ति से की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि बालक के शरीर में विभिन्न अंगों के अनुपात वयस्क के अपेक्षा निम्न है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार विकास काल के अंतिम अवस्था तक लगभग 4 गुना बढ़ जाता है, जबकि विकास करने में हृदय का भार जन्म की अपेक्षा से 13 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, विकास के प्रमुख नियम क्या क्या हैं? विकास के प्रमुख नियम इस प्रकार है। विकास अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी होती है। विकास सामान्यतः से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया। विकास भिन्न भिन्न अंगों को का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध अवश्य पाए जाते हैं। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। वंशानुगत कारक में जन्मजात विशेषताएं जो बालक में जन्म के समय ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती रहती है। वातावरण में सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव, परिस्थितियां आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था के शिशु के विकास को प्रभावित करता है। जन्म के पश्चात भी स्तनपान के माध्यम से माँ का आहार बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां कुछ स्राव को निकलते हैं, वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास और व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण आनुवांशिकता दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। विकास दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। बालक के आनुवांशिक से जो क्षमताएं उपस्थित होती हैं उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। अतः भेड़िए द्वारा पालित बच्चे की तरह अविकसित रह जाएगा। और सन 1951 में भेड़िए द्वारा पालित एक बच्चा मिला जिसमें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया। इसका नाम रामू रखा गया। इसका विकास भेड़िए की तरह था। इस प्रकार व्यक्ति के विकास के आनुवांशिक दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत यही कहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशुओं का विकास प्रतिमान एक ही है। ठीक है, परस्पर संबंधों का विकास। परस्पर संबंधों का सिद्धांत क्या है? मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर में के बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है तथा जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों विशेषकर ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई और संवेदनात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। अगला देखिए, निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक निरंतर
गतिशील प्रक्रिया जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे होता है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं में निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति की कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है। ये किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। एकदम नहीं कि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, तथा जहाँ तक मनो शारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों का विकास कहा जाता है। प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों का विकास कहा जाता है। यह भी एकदम नहीं होता। जैसे जैसे नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, उनमें विकास होता रहता है। और ये एक निरंतरता का विकास का ये सिद्धांत है। ठीक है। आगे जो व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या होता है? यद्यपि मानव विकास की एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम में वातावरण की भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार से कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते, उसी प्रकार से दो अलग अलग व्यक्ति का विकास भी पूर्ण रूप से एक तरह से नहीं हो सकता। इसे अतिरिक्त बालक और बालिकाओं के विकास में भिन्नता आती होती है। उदाहरण के लिए महिलाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक भिन्न होता है। ठीक है। अगला आ जाइए परिमार्जिता। परिमार्जिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति की परिमार्जन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक को संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा के में अनुप्रेरित किया जा सकता है। बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है। बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जन किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। बालक की जो विकास की दिशा है और गति, उसको क्या किया जाता है? परिमार्जन किया जा सकता है। परिमार्जित का मतलब होता है दोस्तों सुधारा हुआ, मतलब उनके चेंज करना, उनको सुधारना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास क्रम का सिद्धांत। मानव विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। ठीक है। लेकिन इस विकास में एक निश्चित क्रम होता है। सर्वप्रथम बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। बालक पहले क्रदन करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। इसी तरह गामक विकास की अवस्था में पहले पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है और चलता है। ये विकास क्रम के सिद्धांत है दोस्तों, क्योंकि ये कोई भी जैसे विकास होगा तो स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब निरंतर प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं कि अचानक बालक आज तुतुरा रहा है कल से बोलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे क्या करता है? बोलता है, रोता है, चिल्लाता है, फिर उसके बाद बड़बड़ाता है, फिर उसके बाद बोलना शुरू करता है। उसी प्रकार जैसे हाथ पर पटकता है, फिर पलटता है, फिर रेंगता है, फिर चलने लगता, फिर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है। ठीक है दोस्तों। आज नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है? एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप से प्रयोग में लाना सिखाता है। और उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरा हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहले वो क्या करता है? पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगली को चलाना सीखता है, फिर क्या करता है? वो पूरे हाथ को चलाना सीखता है। इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एक बार फिर से इसको मैं समझता हूँ। विकास की प्रक्रिया एकीकरण का सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक सब अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के एक भागों को चलाना सीखता है। सामान्य की विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं चेष्टाओं को इकट्ठे कर रूप से प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए हाँ एकदम सही, एकीकरण करके लाके सीखता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी क्या है? ध्यान दीजिएगा, शब्द थोड़ा कठिन होते चला जा रहा है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। अर्थात मस्तक का मतलब होता है सर, अर्थात विकास
ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है और गर्भ का बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है और फिर धड़, बाद में दूसरे अंगों जैसे पैर का हिलाना डुलाना सीखता है। बैठने के पश्चात चलना, दौड़ना इत्यादि सीखता है। ये है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत और ये गर्भावस्था की बात इसमें बताई गई है। ठीक है, गर्भभूमि में बताया गया है। ठीक है, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग हृदय, छाती आदि का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग एवं उनकी उंगलियों का नियंत्रण होता है। आगे देखिए, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक ने अपने शोध द्वारा यह सत्यापित किया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हर्लॉक के अनुसार विकास की सब अवस्थाएं बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार से होती हैं। उदाहरण के लिए बालक पहले प्रत्येक वस्तु मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को मुंह में रखता है, तत्पश्चात एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। ये हर्लॉक ने बताया। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है, सामान्य होता है उसके बाद एक विशिष्ट प्रतिक्रियाएं वो करने लगता है। ठीक है, विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती, अतः यह सिद्धांत विकास में बता रहा हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालकों में एक जैसा विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। विकास का सिद्धांत, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। विकास के सिद्धांत पर फिर से मैं पढ़ देता हूँ। विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है, अतः व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालकों से एक जैसा विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। विकास के सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में बड़े सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए जिससे बालकों को सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। विकास के सिद्धांतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक का विकास समान रूप से हो रहा है या नहीं। इस अनुमान से उसके विकास के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था तथा सहयोग दिया जा सकता है। चौथा क्या है, वंशानुक्रम वातावरण दोनों मिलकर बालक के विकास के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास के कारण। मनोवैज्ञानिक द्वारा विभिन्न अध्ययनों के बाद विकास के कारण क्या क्या है। मनोवैज्ञानिक द्वारा विभिन्न अध्ययनों के बाद का विकास को निम्नलिखित कारणों की पहचान की गई। परिपक्वता। हर्लॉक के अनुसार परिपक्वता की अवधि से तात्पर्य व्यक्ति में मौजूद आंतरिक योग्यताओं का विकास या उनका अनावरण है। पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्जात गुण रहते हैं। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक के विकास को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित रहती है जब तक उसके स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाता है। परिपक्वता व्यक्ति का आंतरिक विकास की प्रक्रिया है, आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। अधिगम या सीखना। सीखना व्यक्ति के अभ्यास एवं अनुभव के संकेत देती है। व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन एक कार्य को अभ्यास करके केवल पुनरावृत्ति से सीख कर सही का समय पर होता है, अथवा एक ऐसा परिवर्तन एक नैसर्गिक चयन, निर्देशन और प्रयोजन मूलक कार्य के प्रशिक्षण से आता है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसके कारण ही बालक विकास की ओर बढ़ता है। आशा करता हूँ समझ सकते हैं विकास का कारक क्या क्या है। आगे आ जाए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए क्या क्या कारक हो सकते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों या तत्वों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में रखा गया। एक होता है आनुवंशिक कारण, एक होता है वातावरण। आनुवंशिक कारकों के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार और तथा बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आनुवंशिक गुणों के संदर्भ में पीटरसन ने कहा है, कौन कहा है, पीटरसन का, किसी व्यक्ति के माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों को गुण प्राप्त होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। वातावरण। व्यक्ति के मानसिक विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था के और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ा रहता है। वातावरण का विकास पढ़ने पर प्रभाव संबंध एक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के जीवन अपना कोई मौलिक योगदान नहीं करता, बल्कि जो गुण विशेषताएं उसके आनुवंशिक से प्राप्त होती है उसे पूर्ण विकास करने में बहुत ही अधिक सहायक
हो जाता है या होता है। ठीक है, शैशवावस्था में विकास, शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था जन्म के होने से उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्म के होने उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था शिशु के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्तित्व के विकास की नींव कहा जाता है, व्यक्तित्व के विकास की नींव कहा जाता है। अतः इस अवस्था में शिशु के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही अच्छा विकास एवं भावी जीवन होता है। न्यूमन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर के मस्तिष्क के बड़ी ग्रहणशील होती है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के भी शैशवावस्था का निर्माण काल का मानते हैं। मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। कहने का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि 95% 90 से लेकर 95% तक मस्तिष्क का विकास मतलब शैशवावस्था में हो जाता है। 0 से लेकर 5-6 वर्षों की अवस्था में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो शैशवावस्था की प्रमुख अवस्थाएं, देखिए शैशवावस्था की क्या क्या प्रमुख अवस्थाएं उसके बारे में चर्चा करते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख अवस्था, शैशवावस्था की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, और मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता होती है, कल्पना में जीते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है, स्वप्रेम की भावना भी होती है। शैशवावस्था में शिक्षा का रूप क्या होता है? अगला क्वेश्चन हो गया। ये हम लोग 54 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, 54 क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में शिक्षा का परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बातों का निश्चय ही ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जिज्ञासा को जो भी बच्चे पूछें उसकी जिज्ञासा के संतुष्ट करना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा देनी चाहिए। मूल प्रवृत्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए। पालन पोषण और पालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए। आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए। सामाजिक भावनाओं का विकास होना चाहिए। आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। बाल्यावस्था का विकास। बाल्यावस्था क्या होता है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। बालक का निर्माणकारी काल है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहार, रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। इस काल में बालकों में आदत, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें सरलता पूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन में के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु को वह काल है जिसमें बालक जीवन के स्थायित्व आने लगता है। वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किशोरावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था सबसे अच्छा होता है और इसको गोल्डन उम्र भी कहा जाता है। किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था मानव जीवन के सबसे विकास महत्वपूर्ण सही है समय। बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के संधि काल है, मतलब बीच का काल है। शैक्षिक दृष्टि के दृष्टिकोण से महत्व पर प्रकाश डालते हुए इंग्लैंड के हेडो कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि 11 या 12 वर्ष के आयु तक बालक के नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था का नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार के बाढ़ के समय ही प्रयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव और तूफान एवं संघर्ष काल होता है। प्रबल दबाव और संघर्ष काल होता है। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु को क्या बोला जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी अच्छा होता है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता भी इसमें होने लगती है, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है, स्थिर मतलब नहीं रहते हैं, समायोजन का थोड़ा सा अभाव होता है, व्यवहार में विभिन्नता आ जाती है, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, रुचियों में परिवर्तन होने लगता है, स्थायित्व होने लगता है, काम भावना की विकास आती है और मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना पैदा होने लगती है, कल्पना का बाहुल्य हो जाता है, कल्पना का भी बाहुल्य होने लगता है। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं मैंने चर्चा की। अब नेक्स्ट,
शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या होती है? दो प्रकार से होती हैं शारीरिक विशेषताएं। देखिए क्या क्या होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। शारीरिक रचना का विकास क्या क्या होता है? इसके अंतर्गत शरीर के आकार, भार, ऊंचाई, शारीरिक अंगों के साथ साथ अनुपात, हड्डियां, दांत आदि का विकास सम्मिलित है। शारीरिक क्रिया का विकास इसके अंदर तंत्रिका तंत्र, हृदय, रुधिर तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथि आदि का विकास सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में आइए, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि शारीरिक विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं? दोस्तों देखिए, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब जैसा वंश रहेगा, जैसे जो भी पूर्वजों से मिला रहेगा उस हिसाब से प्रभावित करता है। वातावरण भी प्रभावित करता है, पौष्टिक भोजन भी प्रभावित करता है, नियम, दिनचर्या, निद्रा, विश्राम, व्यापार, खेलकूद, मनोरंजन, प्रेम, सुरक्षा, व्यापार पारिवारिक परिवेश, गर्भवती की अवस्था, रोग अथवा दुर्घटना के कारण उत्पन्न शारीरिक विकृतियां, जलवायु, सामाजिक परंपरा, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का रहन सहन, विद्यालय शिक्षा, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कार्य। इतने मैंने जो नाम लिए सब क्या है, सामाजिक विकास को सॉरी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, सामाजिक विकास का अर्थ बताइए। देखिए, सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? उस प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों तक के अनुसार व्यवहार करने लगता है, अतः अन्य लोगों से सहयोग करता है। बालक समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है, समाज से वो कुछ चीजें सीखने लगता है और अपनी जन्मजात शक्तियों की प्रवृत्ति का विकास करता है। उसकी समस्त शक्तियों का विकास आचरण, व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। समाज में रहकर ही दूसरे से संपर्क स्थापित करता है। विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। सामाजिकता के विकास से बालक में समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। समायोजन मतलब किसी चीज को एकत्रित करने लगता है। सामाजिक विकास की परिभाषा क्या क्या है? नए नए एक साइंटिस्टों ने एक कह सकते हैं कि जो सामाजिक विकास सिखाने वाले लोग हैं उनके बारे में देखिए इन्होंने कौन कौन से लोगों ने कहा था। फ्रीमेन और सेवल के अनुसार क्या कहा था? सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं, रीति रिवाज को अपने अनुकूल अपने आप को ढालने और तथा एकता, मेल जोल, पारस्परिक सहयोग की भावना भरने के सहायक होता है। ठीक है, फ्रीमेन और सेवल यही चीज कहा था कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जिससे समूह के स्तर, परंपराओं, रीति रिवाज ये सब चीजें सीखने की क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, एफ एस पावर्स ने क्या बोला था? एफ एस पावर्स के अनुसार क्या बोला था? सामाजिक विकास की वह परिभाषा प्रगतिशील सुधार के रूप में दी जा सकती है जो सुधार निर्देशित क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक वंशानुगति के बोध में इस वंशानुगति के साथ उचित ढंग से संगति के परिवर्तनीय आचरण प्रतिदर्श का निर्माण में होता है। ठीक है, संज्ञान का आशय क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंतर्गत लेना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। संज्ञान का सामान्य आशय है कि व्यक्ति अपने तथा पर्यावरण के संबंध में किस प्रकार का मानसिक मानचित्र निर्मित किया है। व्यक्ति के मानसिक जितना ही अधिक गहन, वस्तुनिष्ठ, तार्किक, असंगठित एवं सूक्ष्म होगा उतना ही व्यवहार पर्यावरण के प्रति उतना उसका अधिक उपयुक्त होगा। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं में इसका विशेष महत्व है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति के समायोजन में कठिनाई होती है। यह क्षमता आयु, शिक्षा एवं पूर्वानुभाव आदि में वृद्धि से बढ़ती है। संज्ञान की परिभाषा क्या है? वास्ता के अनुसार संज्ञान की परिभाषा भी संज्ञा का आशय क्या मैंने बताया है। वास्ता के अनुसार क्या है कि संज्ञान का आशय ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं में से है जैसे तर्कना एवं समस्या समाधान जिसके माध्यम से मनुष्य विश्व को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अपने संज्ञान में लेता है। स्टॉक के अनुसार क्या है? समझ एवं प्रभाविकता के साथ कार्य करने एवं बाध्य पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करने की योग्यता ही संज्ञान है। सैफर एवं क्यूब के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के आशय बच्चों के समय के साथ होने वाली मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन है। परिवर्तन से जैसे अवधान केंद्रण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, चिंतन एवं स्मरण, ये सभी चीजें संज्ञान से क्या की जाती है? सीखी जा सकती है। संज्ञान की विशेषताएं क्या है? संज्ञान की विशेषताएं क्या है? संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया, ये विकास होते रहता है। संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। इसमें प्रतीकों का उपयोग होता है, इसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतरण
का गोचर प्रदर्शित है। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्वानुभावों का योगदान होता है। ठीक है। यूनेस्को व अंतर्राष्ट्रीय भावना। यूनेस्को के आधारभूत सिद्धांत है क्योंकि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में प्रारंभ होते हैं, इसीलिए शांति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्यों के मस्तिष्क में किया जाना चाहिए। यूनेस्को का कहना है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में विविध राष्ट्रों के सहयोग स्थापित करने व उनकी आपस की विभिन्नताओं तथा विरोध के कारण को मिटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि विश्व संस्कृति का विकास किया जाए। राष्ट्रों के भेदभाव का मुख्य आधार संस्कृति की विभिन्नता ही है। यदि विविध राज्यों के विचारक, साहित्यकार, कवि और शिक्षा शास्त्री समय समय पर आपस में मिलते रहें, अपनी समस्याओं और परस्पर विचार द्वारा सुलझाते रहें, तो एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने, एक दूसरे के संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण करने, अच्छी बातों को ग्रहण करने और एक दूसरे के समीप आने का अपूर्व अवसर मिलता रहेगा। ये यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय भावना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ देखिए क्या होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय की भावना विश्व मैत्री, विश्व बंधुत्व का महान भावनाओं पर आधारित है। मानव मात्र कल्याण हो, प्राणी मात्र पर समान दृष्टि रहे, विश्व भर में राष्ट्रों के पारस्परिक मित्रता हो, उसमें भाईचारा का नाता हो, समस्त वसुधा कुटुंब के समान प्रतीत हो। अंतर्राष्ट्रीय इन्हीं क्षेत्र विचारों पर निर्भर करती है। वसुधैव कुटुंबकम, आमवर्त सर्वभूतेषु एवं महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा और विश्व मैत्री के अमर संदेश इसे अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीय का पाठ पढ़ाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा क्या है? डॉक्टर वाल्टर H.C. लेब्ज अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किसी राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है? गोल्ड स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया था? अंतर्राष्ट्रीय एक भावना जो व्यक्ति को बताती है कि वो अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरना विश्व का नागरिक भी है, विश्व का भी नागरिक है। राष्ट्रीयता का आवश्यकता क्या होती है? वर्तमान समय में राष्ट्रीयता की आवश्यकता भारतवर्ष के नितांत रूप में आवश्यक है, क्योंकि भारत इस समय एक ऐसे स्थल पर आकर खड़ा हो गया है जहां व्यक्ति के लिए राष्ट्र बसकर व्यक्तित्व स्वार्थ हो गया है, जहां देश की सुख शांति और वैभव का स्थान सांप्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता ने ले ली है, जिसके कारण देश की सुख शांति खतरे में पड़ गई है, जिसके साथ ही देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना समाप्त होती जा रही है। देश हित और भारतवासियों ने मुंह मोड़ लिया है, अपने संकीर्ण हितों और स्वार्थों के प्रति निष्ठावान प्रतीत होते हैं। इन सबके कारण सारे देश में कहीं भूमि और जल के बंटवारे जैसी छोटी छोटी बातों पर कलह ने जन्म ले लिया है। कई राज्यों के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग है, अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति और जैसे अनेक विघटनकारी कारणों ने जन्म लिया, जिसके कारण राष्ट्रीयता की भावना खतरे में पड़ गई है। जनतंत्री शिक्षा क्या है? जनतंत्री का मतलब होता है शिक्षा में जनतंत्री सिद्धांतों का प्रयोग कुछ बाद में प्रारंभ हुआ। इस दिशा में कार्य करने का सर्वाधिक श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को है। डीवी की पुस्तक जनतंत्र और शिक्षा, प्लेटो की रिपब्लिक और रूसो की एमिल की भारत भांति एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। डीवी ने इस बात पर बल दिया है कि जनतंत्र को केवल शासन पद्धति नहीं समझना चाहिए, वस्तुतः जनतंत्र को जीवन पद्धति है। डीवी के लिए जनतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन की शैली अथवा विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान की शैली है। डीवी के विचारों की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शिक्षा के जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित, जनतंत्र मतलब जनता के होता है, शिक्षा जनता के कुछ बाद में प्रारंभ हुआ। इस दिशा में कार्य जॉन डीवी का है। सबसे ज्यादा कौन किया था? जॉन डीवी ने किया था, और इस बात पर बल दिया कि जनतंत्र को केवल शासन पद्धति नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत क्या है? देखिए जनतंत्र का स्वतंत्रता और समानता जनतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। क्या समानता संभव है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है। कुछ व्यक्ति इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि समानता पूर्ण रूप से संभव है, उनकी दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सत्यायना
समानता के सिद्धांत को ही त्रुटिपूर्ण बताता है। वह कहता है कि आसमान को समानता असमानता ही है, वह समानता नहीं हो सकती। उनके अनुसार प्राचीन कुलीन तंत्र में अधिक सुख और समृद्धि थी, जनतंत्र में तो जनता पिस जाती है। उसके अनुसार सरकारी गुड़ी और मानवीय सदस्यों के हाथों में ही होनी चाहिए। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने और अवसर मिलना चाहिए, किंतु अयोग्यता के लिए द्वार सदा बंद ही रहने चाहिए तथा सदा ही बंद रहने ही चाहिए। ठीक दोस्तों, ये जनतंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। आइए आगे देखते हैं। जनतंत्र का क्या अर्थ है? जनतंत्र क्या है? केवल एक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जनतंत्र का मतलब होता है, देखिए, जनतंत्र शब्द का प्रयोग प्राय हम राजनीतिक अर्थ में ही करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जनतंत्रीय सरकार जनता की इच्छा पर आधारित होती है। किस पर होती है? जनता की इच्छा पर आधारित होता है। अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध कथन, जनतंत्र जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए ही सरकार है। जनतंत्र के राजनीतिक पक्ष की व्याख्या करता है। कानून की निगाह में सभी व्यक्ति बराबर हैं और सरकार उनका समान रूप से हाथ होना चाहिए। देश के शासन का बागडोर किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर संपूर्ण जनता के हाथों में होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, ये 72वां क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एरिक्सन के व्यक्तित्व पहचान संबंधी सिद्धांत क्या है? एरिक्सन वही 8 सिद्धांत दिए थे, 8 पॉइंट दिए थे। एरिक्सन ने व्यक्तित्व पहचान के संबंध में सर्वप्रथम अपने विचार व्यक्त किए थे। नहीं दोस्तों, ये एरिक्सन वो इरिक्सन थे। ठीक है, गड़बड़ी हो गया, वो उनका सिद्धांत अलग था, इनका सिद्धांत अलग है। ठीक है, वो इरिक्सन थे, ये एरिक्सन है। एरिक्सन ने 8 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, विकास के 8 सिद्धांत दिए थे। तो आइए देखते हैं। बर्क ने पहचान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व पहचान किशोरावस्था का मुख्य व्यक्तित्व उपलब्धि है। यह उत्पादक व प्रसन्न प्रौढ़ बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। तुम कौन हो, तुम्हारे मूल्य क्या हैं और जीवन के लक्ष्य के लिए किस दिशा का चुनाव किया आदि का सम्यक रूप से व्याख्या करना पहचान के निर्णय में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, एरिक्सन के व्यक्तित्व पहचान संबंधी सिद्धांत था। ठीक है, आगे आज प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का मतलब क्या है? विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा विभिन्न पद्धति तथा माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें समूचे देश का निरक्षरता दूर किया जा सके। मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको दूर किया जा सके, उनके अज्ञानता को दूर किया जा सके। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। नियोजकों, मजदूर संकटों तथा संबंधित सरकारी अभिकरणों के द्वारा श्रमिकों को शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा दी जाएगी। पुस्तकों के लेखन व प्रकाशन को तथा पुस्तकालय के वाचनालयों को बड़े पैमाने का प्रोत्साहन किया जाएगा। जनसंचार तथा समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना के में स्कूल रहित बस्तियों, बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे, पूरे दिन स्कूल में उपस्थित ना रह सकने वाले कामकाजी लड़के और लड़कियों के अनौपचारिक शिक्षा को एक व्यापक और सुव्यवस्थित कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। अपेक्षाकृत वंचित भौगोलिक क्षेत्रों तथा समाजार्थिक दृष्टि से पिछले वर्गों को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशु केंद्र से पर्यावरणोन्मुख तथा सुन्मय प्रणाली के रूप में अनौपचारिक शिक्षा की परिकल्पना की गई। इस परिकल्पना में मौखिक विषमताओं को दूर करने में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। क्या मिल सकेगी? पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। विकलांगों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या क्या थे? शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांगों की शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी समान तरीके से प्रगति व पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जीवन व्यतीत कर सके। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ ही हो और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था होगी। इस तरह के स्कूल जहां तहां संभव हो तो होंगे, जिला मुख्यालय में बनाए जाएंगे। विकलांगों के लिए व्यावसायिक परीक्षण और पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों, विशेषतः प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी नया रूप दिया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को
ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सके, मतलब जो भी विकलांग बच्चे उनकी उनकी कठिनाइयों को समझा जा सके। और इस प्रकार के स्कूल बनाना बहुत ही आवश्यक है। उनके बच्चों की कठिनाइयों को क्या किया जा सकता है, उनको समझ कर उसको दूर किया जा सकता है, उसको उनकी सहायता की जा सकती है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना, ये क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए तैयार करने के लिए 1984 में एक कोचिंग योजना प्रारंभ की, जिससे वो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकें। साथ ही टंकण, आशु लिपि, संगणक तथा सचिवालय पाठ्यक्रम को अतिरिक्त इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि तथा प्रबंधक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयार किए जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय 21 विश्वविद्यालय और 32 कॉलेजों में इस योजना को लागू कर रहा है। सन 1993 में इस योजना के लिए क्षेत्रीय आधार पर निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को अधिकार प्रदान किया गया है: जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा मध्य के जामिया ये जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कॉलेज खोला गया है। ठीक है, जैसे मुस्लिम वर्ग के लिए मुंबई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र तथा मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास के तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता पश्चिम बंगाल तथा नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे है। ठीक है, आगे आ जाइए। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के वित्तीय सहायता की योजना, देखिए मदरसा शिक्षा ये योजना मदरसा तथा मकतबों के आधुनिकीकरण के लिए लागू की थी। इसके अंतर्गत मदरसों के पाठ्यक्रम विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के अध्ययन को प्रारंभ करने की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ इन विषयों को बढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्ति की हेतु सहायता दी जाएगी। ये योजना राज्य सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। ठीक है, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि सन 1975-76 तक परीक्षा पास कर निकालने वाले सभी छात्रों को ऊपर का 5% और सन 1985-86 तक 10% उसके अंतर्गत आ जाए। इन छात्रवृत्ति को बंटवारे में अधिक समानता का तत्व लाने के लिए यह सुझाव है कि 50% छात्रवृत्ति इस समय की भांति राज्यों के आधार पर ही बांटी जाती रहनी चाहिए। शेष 50% स्कूल समूहों के आधार पर बांटी जानी चाहिए। इसके लिए एक जैसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों वाले स्कूल के पृथक समूह बना लिया जाए और हर एक समूह के चोटी के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाए। विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति क्या होती है? तो विश्वविद्यालय छात्रियों के अनुपूरक के तौर पर विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति की योजना बनाई जानी चाहिए। इस योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत 1976 तक पूर्व स्नातक स्तर पर नामांकन 10% तथा और स्नातकोत्तर स्तर पर 20% छात्रों को छात्र आ जाएं और शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय स्तर पर स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए एक स्थायी समिति स्थापित की जानी चाहिए। इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति देने वाले मंत्रालय के प्रतिनिधि होना चाहिए। उनका मुख्य काम विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को सम्मिलित करना होना चाहिए। ठीक है, देखिए शैक्षिक अवसरों में विषमता का कारण, देखिए शैक्षिक विषय, हमारे देश में जनसंख्या बहुत बड़ा भाग गरीब है, बहुत थोड़ा भाग अपक्षतया धनी है और किसी शिक्षा संस्था के नजदीक रहते हुए गरीब परिवार के बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता है जो धनी परिवार के बच्चों को मिल जाता है। जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं है, वो बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को मिल पाता जिनकी बस्ती में ये संस्थाएं हैं। शिक्षा का विषमता का एक और बड़ा दुसाध्य रूप स्कूल और कॉलेज के अपने अपने भिन्न स्तरों पर कारण पैदा होता है। समता का अवधारणा क्या होता है? समानता का, देखिए समता का अवधारणा के दो शब्दों समानता तथा समता के अंतर करके समझा जा सकता है। समानता विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों को समानता की अवधारणा का लंबा इतिहास है, जबकि शिक्षा की समता की अवधारणा अभी हाल की उपज है। ब्रूफेनोवेनर ने समता का अभिप्राय सामाजिक न्याय तथा औचित्य लिया है। समता व्यक्ति परक तथा नैतिक निर्णय है, जबकि समानता का अभिप्राय आय या शिक्षा के वितरण के प्रतिरूप में है। यह समानता अधिक वस्तुपरक तथा विवरणात्मक
है और इसको मापा जा सकता है, परंतु असमानता की स्थिति में समता या औचित्य का मूल्यांकन करके मूल्य निर्णय के प्रति आग्रह द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा के अवसरों में समानता। शिक्षक शैक्षिक अवसरों की समानता का शिक्षा में अवसरों की समानता का विचार फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी स्वतंत्रता युद्ध के बाद इसके स्वरूप ग्रहण ग्रहण किया। शिक्षा के अवसरों की समानता अवधारणा का सूत्रपात समान पहुंच की व्यवस्था से हुआ। बाद में सामान्य निविष्ट के शैक्षिक अवसरों को समीकरण के लिए आवश्यक कसौटी माना गया है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के लाभ वंचित वर्गों के हित संरचनात्मक विभेद के उपाय किए जाएं। शिक्षा में समता समाज के लाभान्वित वर्गों के हित संरचनात्मक विभेद की नीति अनुसरण के प्राप्त की जा सकती है। इस अर्थ में शिक्षा का समानता का एक ही लाभार्थ है कि और विश्व के अधिकांश विकासोन्मुख देशों ने इस शिक्षा के नीति का प्रमुख लक्ष्य मान लिया है। समाज और समुदाय में क्या फर्क होता है, अंतर बताइए। देखिए क्या क्या अंतर है। समाज एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, समाज एक प्रकार का समुदाय का एक अंश है और जिसके सदस्य सामाजिक रूप से अपनी जीवन शैली प्रति सचेत होते हैं और वे सामान्य उद्देश्यों और मूल्यों के प्रति अनुकूल एकीकृत होते हैं। समुदाय में व्यक्ति, वयस्क और बच्चे सामाजिक और असामाजिक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। वे एक जीवन शैली के अनुसार जीवन यापन करते हैं, परंतु वे सभी अपने अपने संगठन या अभिप्राय के प्रति सचेत नहीं होते हैं। 85 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा फिर से। और दोस्तों अब तक मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। मैंने आपको बताया था कि 90 से लेकर 91 क्वेश्चन तक 2 नंबर के क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करूंगा, ये आप पढ़ेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का है कि कहीं से छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। बालक के समयात्मक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। परिवार के वातावरण का विकास के समयात्मक विकास के साथ गहरा संबंध है। जो कुछ बड़े कहते हैं कि उसकी छाप बालक पर अवश्य पड़ती है, अतः परिवार के बड़े लोग को जैसा समयात्मक व्यवहार होता है, बालक की उसी तरह व्यवहार करना सीख जाते हैं। कलह, लड़ाई झगड़े से युक्त पारिवारिक वातावरण क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या आदि कलुषित समूहों को जन्म दे देता है और सब जन्म दे सकते हैं, जबकि प्रेम, दया, सहानुभूति, आत्मसम्मान भरपूर वातावरण उचित अनुकूल संवेग स्थायित्व धारण करते हैं। माता पिता और अन्य परिजनों द्वारा उसके साथ किया जाना व्यवहार उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। नैतिकता क्या है? नैतिकता का मतलब जोन्स के अनुसार निश्चित समय और स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन करना ही नैतिकता है। हरलाख के अनुसार सामाजिक समूहों की नैतिक संहिता के प्रति अनुरूपता नैतिकता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा मोर्स से हुई, जिसका तात्पर्य आचरण, प्रथाओं या लोक रीतियों से है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन और सनिकता की भावना, सामान्य नागरिक की भावना एवं राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। डॉक्टर J.M. बेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखा जाता है, उसमें भाषा के एकता को समावेश करना। आतंकवाद की समस्या क्या है? आतंकवाद एक बेतरकीब हिंसा का पद्धति है। इसका उपयोग ऐसे समूह द्वारा किया जाता है जो तनाव की भिन्न भिन्न स्थितियों में काम करते हैं, वे वास्तविक या भ्रांति मूलक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। आतंकवाद एक सार्वभौमिक समस्या है। यह विश्व के एक समक्ष गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या है। यह एक ऐसी समस्या जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अस्थिर कर रही है। इस समस्या के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। आर्थिक कारण, विचलित युवा, हिंसक मनोवृत्ति, पृथकतावादी आंदोलन और पारिवारिक और सामाजिक कारण भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, शांति शिक्षा का क्या तात्पर्य है? शांति शिक्षा से तात्पर्य कि बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना, अनुशासन की शिक्षा देना, मानवीय मूल्यों को परिचित कराना। उपर्युक्त सभी शांति शिक्षा से जुड़े पहलू हैं।
इन्हीं के माध्यम से देश और समाज की शांति स्थापित हो सकती है और शांति स्थापित है तो विद्यालय महत्वपूर्ण संस्था है। विद्यालय भी महत्वपूर्ण संस्था और परिवार भी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, वृद्धि और विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है दोस्तों, ये 91 क्वेश्चन और 2 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है। बालक के विकास के में विद्यालय के वातावरण, अध्यापक तथा शिक्षा के साधनों की निर्णायक भूमिका होती है। जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के साथ साथ पाठक सामग्री क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, वहाँ बालकों को अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर मिलते हैं। जिन विद्यालयों में बालकों के लिए निर्देशन, परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है, वहाँ के बालक को अपनी समस्या का समाधान खोजने में सहायता मिलती है। अध्यापकों के व्यवहार में भी बालकों को विकास और सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। मतलब वृद्धि के लिए शिक्षक बहुत ही विकास और वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की दोस्तों। इसी प्रकार से 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको समाप्त कर दिया। अपने चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि मैंने 90 से लेकर 91 क्वेश्चन तक, मतलब 91 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार पैटर्न बदल सकता है, तो 3 नंबर के 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है एग्जाम के हिसाब से, क्या होता है पैटर्न बीएस पूर्वांचल का। तो आइए एक चीज़ और बताते हैं आपको दोस्तों। तो मैंने बताया कि बीएड प्रथम समवर्ष और प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। 2 नंबर का 10 क्वेश्चन होता है और इसका नाम क्या है, बाल्यावस्था एवं विकास। इसका क्या नाम है, बाल्यावस्था एवं विकास। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। दोस्तों इसी प्रकार से यदि अपने चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये 90 नंबर का पेपर होता है, हालांकि इसको मैं बता चुका हूँ और आप बीएड के प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। 90 नंबर का होता है, 10 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। और तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।